हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 बहुपद, ओके, पॉलिनोमियल। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो है हम समझते हैं कि संख्या या अंक क्या होती है। ठीक है, संख्या या अंक। तो देखिए यहाँ पास कुछ एग्जाम्पल्स लिखाया हुआ है। गुमती की उम्र 20 वर्ष है। यहाँ पास 20, ये क्या चीज है? 20। आमगांव की आबादी 6000 है। ये 6000 क्या चीज है? और देखिए एक बोरी में 30 किलोग्राम चावल आते हैं। तो ये 30 किलो क्या चीज है? पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी 54.6 मिलियन किलोमीटर है। तो ये जो गोला लगाए हुए सब क्या चीज है? ये सब क्या है? तो ये सब जो है आपकी संख्या है। क्या है? अंक संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए एक से लेकर के जो हम लोग उपयोग करते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये जो सिंगल सिंगल नंबर होते हैं ये जो है आपके अंक कहलाते हैं। और जब दो नंबर जो है आपस में मिल जाते हैं या दो से अधिक नंबर आपस में मिले हुए होते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। ओके, तो याद रखना है क्या है आपका अंक या संख्या। इसी को ही हम अंक बोलचाल की भाषा में जो है अंक या संख्या बोलते हैं। तो ये है आपका अंक या संख्या। आया समझ में? तो इस अंक या संख्या का उपयोग जो है हम गणित के क्षेत्र में बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, और साथ में कहीं कहीं पास भी कुछ कुछ स्थानों में, जैसे कि उम्र बताने में, जनसंख्या बताने में, किलोग्राम, दूरी, ठीक है, मात्रा बताने में हम जो है इन अंक या संख्या का उपयोग करते हैं। ओके, इतना समझ में आया? तो देखिए हम जो है इस संख्या को या इस अंक को कई प्रकार से जो है कई प्रकार की संख्या प्रणाली का उपयोग करके जो है लिखते हैं या पढ़ते हैं। जैसे कि भारतीय गणना प्रणाली। ठीक है, तो भारतीय गणना प्रणाली में क्या करते हैं हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। ठीक है, इन संकेतों का उपयोग करते हैं किसमें? भारतीय गणना प्रणाली में। ओके, ये जो है भारतीय गणना प्रणाली या अरेबिक गणना प्रणाली कहलाता है। ओके, और दूसरा है इंटरनेशनल गणना प्रणाली। इसको अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। ठीक है, इसमें जो है हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद आता है 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आता है ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन, फिर आता है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में हम जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ठीक है, इन संकेतों का उपयोग जो है हम अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में करते हैं। और तीसरा है रोमन प्रणाली। आपने देखा होगा कहीं पास इस तरह के नंबर लिखाए रहते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 6 को ऐसे लिखते हैं, 7 को ऐसे, 8 को इस तरह से, 9 को इस तरह से, 10 को इस तरह से। तो इस प्रणाली को जो है हम रोमन गणना प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो हम अंकों या संकेतों को जो है, अंकों या संख्याओं को जो है हम इन प्रणाली की सहायता से जो है हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। ओके, आया समझ में? तो ये है अंक या संख्या है। अब जो है हम अक्षर संख्याएं क्या होती है इसे जो है समझेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखा हुआ हूँ। जैसे कि किसी वर्ग की भुजा ए है। क्या है? किसी वर्ग की भुजा ए है, तो उसका परिमाप क्या होगा? उसका परिमाप होगा 4a। यहाँ पर 4a को देखिए। दूसरा सेंटेंस में देखिए, एक आयत की लंबाई l और चौड़ाई b है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? l इंटू बी। ठीक है, तीसरा सेंटेंस में देखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 6 वर्ष से अधिक है। इस कथन को x इक्वल टू 2y+6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? x इक्वल टू 2y+6। और चौथा कथन देखिए, दो रेखाएं एक दूसरे को थीटा कोण पर बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पास हमने क्या का उपयोग किया है? a का उपयोग किया है, l और b का उपयोग किया है, उसी प्रकार से x, y का उपयोग किया है और थीटा का उपयोग किए हैं। ओके, तो हमने यहाँ पास कुछ चीज़ों को लिखने के लिए जो है अक्षरों का उपयोग किए हैं। इसका उपयोग इंग्लिश के अक्षरों का उपयोग किए हैं। तो ये संख्याएं जो है, इस प्रकार की संख्याओं को जो है हम अक्षर संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर संख्याएं। ठीक है, इतना समझ में आया? इस प्रकार के जो ये संख्याएं हैं, ठीक है, जैसे कि 4a, l इंटू बी, x इक्वल टू 2y+6 थीटा। ठीक है, और भी हम गणित में बहुत सारे जो है इस प्रकार के संकेतों का उपयोग करते हैं। इसे जो है हम अक्षर संख्याएं कहते हैं। आया समझ में? तो अक्षर संख्याएं क्या होती है? इन अक्षर संख्याओं का मान जो है निश्चित नहीं होता। ठीक है,
इनका मान कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आयत की लंबाई l है तो l का मान हम कुछ भी रख सकते हैं कि आयत की लंबाई 20 मीटर हो सकता है, 10 मीटर हो सकता है, 50 मीटर हो सकता है, 50 सेंटीमीटर हो सकता है, 60 सेंटीमीटर हो सकता है। इस प्रकार b का मान भी कुछ भी हो सकता है, 10 मीटर, 15 मीटर, 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो अक्षर संख्याएं होती है इनका मान जो है एक निश्चित नहीं होता, इनका मान हम रखते हैं, इनका मान जो है अलग अलग होता है। ठीक है समझ में। लेकिन कुछ अक्षर संख्याएं ऐसी होती है जिनका मान निश्चित होता है, तो हम जो है कुछ ऐसी अक्षर संख्याओं को देखते हैं जिनका मान निश्चित होता है, फिक्स होता है और कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, इनका मान क्या होता है, ये जो है बदलते रहते हैं। ओके, तो देखिए कुछ अक्षर संख्याएं ऐसी होती है जिनका मान जो है बदलता है। ठीक है, कुछ अक्षर संख्याएं ऐसी होती है जिनका मान जो है हमेशा बदलती रहती हैं, और कुछ अक्षर संख्या ऐसी होती है जिसका मान जो है एकदम फिक्स होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे कि आपका है पाई, पाई का मान क्या होता है 22/7, या इसे हम 3.14 3.14 भी लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि किसी वृत्त का व्यास d है, किसी वृत्त का व्यास d है, ये क्या है एक वृत्त है और इसका क्या है व्यास है, व्यास कितना है d है, तो इसकी परिधि को p कहेंगे। ठीक है, इसके परिधि को क्या कहेंगे p और व्यास को d कहेंगे। ठीक है, तो इसके परिधि p को हम लिखेंगे, इसके परिधि p को हम क्या लिखेंगे, इसके परिधि p को हम लिखेंगे p बराबर होगा पाई इंटू डी। क्या होगा, पाई इंटू डी। ठीक है, तो ये जो है आपका एक फिक्स मान रहता है। ठीक है, ये जो है इस प्रकार से जो है कुछ अक्षर संख्याएं ऐसी होती है जिनका मान जो है फिक्स रहता है। बाकी जो हम ज्यादातर जो है x, y, z, a, b इस प्रकार के अक्षर संख्याओं का उपयोग करते हैं, इनका मान क्या होता है बदलते रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे कि पाई है, इस प्रकार के कुछ अक्षर संख्याएं हैं जिनका मान फिक्स्ड होता है। ओके, तो अक्षर संख्याएं क्या होती है आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं बीजीय गणित। ठीक है, कि बीजीय गणित क्या होती है उसे जो है आगे पढ़ते हैं। अब जो है हम बीजीय व्यंजक और उसके पद क्या होती है इसे जो है समझेंगे। ओके, तो देखिए बीजीय व्यंजक क्या होती है पहले इसे समझते हैं। तो जिस पद को लिखने के लिए हम अक्षर संख्याओं का उपयोग करते हैं उसे जो है बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या, जिस पद को लिखने के लिए हम या जिस व्यंजक को लिखने के लिए हम अक्षर संख्याओं का उपयोग करते हैं उसे जो है बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर 4a, इसमें हम a का उपयोग किए हैं, a क्या है अक्षर संख्याएं हैं। ठीक है, तो संख्याएं के साथ अगर अक्षर संख्याएं भी है, ठीक है, संख्याएं के साथ अंकों के साथ अगर अक्षर संख्याएं का भी उपयोग किया गया है तो उसे हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। ओके, तो 4a जैसे कि ये है वर्गमूल 3a का स्क्वायर बटे 4, ये भी क्या है आपका बीजीय व्यंजक है। a प्लस b प्लस c ये भी क्या है बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पर जो भी लिखाया हुआ है ये सब के सब क्या है बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अब देखिए बीजीय व्यंजक में हम पढ़ते हैं उसके पद कि इसके पद क्या होती है। तो पद को समझने के लिए जो है हम इसी एग्जाम्पल को वापस देखते हैं। अब देखिए एक पद वाले बीजीय व्यंजक, तो देखिए इसमें से एक पद वाले बीजीय व्यंजक कौन कौन से हैं आपका 4a वर्गमूल 3a का स्क्वायर, 4/3 पाई r का क्यूब, ठीक है, 5x का स्क्वायर yz, ये सब क्या है एक पदीय व्यंजक है। अब देखिए एक पदीय व्यंजक क्या होती है, यानी कि जिसमें केवल एक पद का उपयोग किया गया हो उसे एक पदीय व्यंजक कहते हैं। एक पद का मतलब क्या, जैसे कि कोई संख्या लिखाया हुआ हो, ठीक है, तो संख्या में एक पद का मतलब है कि उस संख्या के बीच में धन या माइनस नहीं होना चाहिए। क्या, धन या ऋण नहीं होना चाहिए, गुणा और भाग हो सकती है उन अंकों के बीच में, उन अक्षरों के बीच में, इसे हम एक पदीय बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ क्या है 4a है, इसके बीच में क्या है गुणा का चिन्ह है, 4 के बाद क्या है यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुणा है, तो 4a यहाँ पर क्या है 4 आपका अंक है और ये क्या है अक्षर संख्या। तो इसमें जो है ये जो अक्षर संख्या है इसके बीच में प्लस का उपयोग नहीं किया गया है। तो प्लस और माइनस का उपयोग ना किया गया हो, गुणा या भाग का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है 4a बस है केवल। ठीक है, तो क्या है आपका एक पदी है, इसके बीच में गुणा का उपयोग हुआ है। वैसे यहाँ पर वर्गमूल 3a का वर्ग बटे 4, इसमें भी क्या है आपका यहाँ पर गुणा और यहाँ पर भाग का उपयोग किया गया है, तो एक भी क्या है आपका एक पदी है। ठीक है, यहाँ देखिए 4/3 पाई r का क्यूब या पाई r का घन, तो यहाँ भी क्या है आपका सभी में जो है गुणा का उपयोग किया गया है, तो ये भी क्या है एक पदी है। वैसे यहाँ पास 5a x का वर्ग yz, यहाँ भी क्या है सब में आपस में गुणा है,
तो ये भी क्या है आपका एक पदी संख्या है। ठीक है, अब देखिए दो पदी संख्या क्या है, और ध्यान दीजिए दो पद में क्या है, दो पद होंगे, यानी कि ये जो अक्षर संख्या है, पहला क्या है अक्षर संख्या, दूसरा क्या है अंक, इसके बीच में क्या का उपयोग किया गया है, धन का उपयोग किया गया है। तो ये आपका एक पद है और ये आपका दूसरा पद। ठीक है, ये आपका एक पद, ये आपका दूसरा पद, यानी कि किसी पद को जो है धन या ऋण जो है अलग करते हैं। ठीक है, किसी पद को धन या ऋण जो है अगर बीच में लग गया है तो क्या करते हैं, उसे अलग करते हैं। तो ये आपका एक पद हो जाएगा और ये आपका दो पद हो जाएगा। इसी प्रकार से m-9, ठीक है, यहाँ भी क्या है आपका m जो है एक पद होगा और -9 जो है आपका दूसरा पद होगा। उसी प्रकार से 2p + q, यहाँ पर 2p क्या होगा आपका एक पद और q जो है आपका दूसरा पद होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें और देखते हैं कोई और होगा, ये x + 3, इसमें क्या है x जो है आपका पहला पद है, 3 जो है आपका दूसरा पद है। ठीक है, तो ये सब क्या है दो पदी है। इसके बाद देखिए तीन पदी, तो तीन पदी क्या होंगे आपका ये वाली संख्या, इसमें एक पद a है, दूसरा पद b है और तीसरा पद c है। आया समझ में। इसी प्रकार से और कोई ये वाली संख्या, x का हुआ ये आपका एक पद है, 2x आपका दो पद है और ये जो है आपका तीसरा पद है। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं क्या है आपका, ये दोनों संख्याएं जो है आपके तीन पदी संख्या है। आया समझ में। तो पद को जो है अलग, जोड़ या घटाव का चिन्ह जो है ये पद को अलग करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी पद में जो है जोड़ या घटाव का उपयोग किया गया है, जैसे कि यहाँ पर a + b + c, तो ये a प्लस जो है क्या कर रहा है, इस पद को इस पद से अलग कर रहा है, इस पद से अलग कर रहा है। इस प्रकार इसमें तीन पद है। ठीक है, और जिसमें जो है धन या ऋण का उपयोग नहीं किया गया है वो जो है एक पद कहलाएंगे। जैसे कि आपका ये बहुत बड़ा है लेकिन क्या है ये एक पद ही है। ओके, आया समझ में। तो देखिए किसी व्यंजक का पद केवल संख्या, केवल अक्षर, क्या केवल संख्या, यानी कि आपका 4 ये भी क्या होगा आपका केवल एक पद ही होगा, या केवल अक्षर जैसे कि x y ये सब क्या है एक पद ही होंगे। ठीक है, वह अक्षर संख्या का गुणनफल या अक्षर संख्या, जैसे कि आपका 4a ये क्या होंगे एक पद, 4xy ये भी क्या होंगे एक पद, क्योंकि अक्षर और संख्या का क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। ठीक है, गुणनफल होता है। अब देखिए दूसरा, किसी व्यंजक में धन या ऋण चिन्ह से पद निर्धारित किया जाता है, यानी कि किसी व्यंजक में कितना धन या ऋण है उसके हिसाब से जो उसके पद निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि धन या ऋण ही जो है आपके पद को अलग करते हैं। ओके, आया समझ में। अब देखिए गुणा या भाग चिन्ह से पद निर्धारित नहीं होता, इसमें कितना गुणा है कितना भाग है इससे जो इसके पद निर्धारित नहीं होते, केवल जोड़ या घटाव से जो है पद निर्धारित होते हैं। तो हम जो है देख करके हमें बताना है कि इसमें कितना पद है कितना पद नहीं है। ठीक है, तो हमें जो है पदों को पहचानना आना चाहिए कि इस व्यंजक पे कितना पद है और कितना, हमें जो है देख करके पहचान नहीं आना चाहिए कि इस व्यंजक पे कितना पद है। ठीक है, तो हम पद का निर्धारण कैसे करेंगे, देखेंगे कि उसमें धन और ऋण चिन्ह कितना है। ठीक है, ऐसे समझ में। तो पद कैसे निकालते हैं, तो चलिए यहाँ पास कुछ एग्जाम्पल से है, इसे देख करके बताना है कि इसमें कितना कितना पद है। तो बताइए इसमें कितना पद है, इसमें जो है केवल एक ही पद है। कितना पद है, एक पद। ठीक है, इसमें कितना पद है, इसमें x/yz है, कहीं पर धन या माइनस का उपयोग नहीं किया गया है, तो इसमें क्या है एक पद है। मैं एक पद वाले को गोला मार रहा हूँ। इसमें कितना पद होगा xy में, इसमें भी कहीं पर धन या ऋण का उपयोग नहीं किया गया, तो इसमें एक पद होंगे। ठीक है, और कोई संख्या है जिसमें एक पद है, नहीं है, क्योंकि ये तीन संख्याएं हैं जिसमें x और y के बीच में कोई चिन्ह का उपयोग नहीं किया गया है। ओके, अब देखिए दो पद वाली संख्या कौन सा है, तो इसमें दो पद वाली संख्या कौन सा है, एक पद ये है आपका, एक पद ये, यानी कि ये क्या है आपका दो पदी संख्या है। क्या है, दो पदी संख्या। ठीक, और कोई संख्या है दो पद वाली नहीं है, ये क्या है, इसमें जो है तीन पद है, एक पद आपका ये, एक पद ये और एक पद ये। कितना पद है इसमें, तीन पद है। ठीक है, तो ये जो है तीन पदी संख्या होगा। ठीक है, तो अब जो है पद पहचान लोगे, जैसे कि इसमें देखिए x का स्क्वायर 2x + x + y + z + 3, इसमें कितना पद होंगे, तो इसमें जो है एक पद ये हो गया, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, यानी कि कुल मिलाकर कितने पांच पद हुए। कितना पद हुए, पांच पद। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम पद का निर्धारण करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए दो प्रश्न दिया हुआ है, हमें बताना है कि कितने पद हैं। तो देखिए बताइए इसमें कितना पद है, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये। आप ऐसे सोच रहे होंगे है ना कि इसमें दो पद है, लेकिन आपका आंसर क्या है, गलत है, इसमें दो पद नहीं है। तो ध्यान रखिए इसमें दो पद क्यों नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए ये क्या है आपका a + b का वर्ग। ठीक है,
तो हम a प्लस बी का वर्ग का हम विस्तार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विस्तार कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे पद जिसका विस्तार किया जा सकता है उसे विस्तार करिए, उसके बाद जो है हम उसके पद को निकालेंगे। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि a प्लस बी का वर्ग क्या होगा, तो आपका होगा a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कितना पद है, तो इसमें जो है 3 पद है। ठीक है, तो a प्लस बी में कितना पद होंगे, तो a प्लस बी का वर्ग में 3 पद होंगे। ठीक है, आपका एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये। इसी प्रकार से x माइनस वाई का स्क्वायर में क्या होंगे, x का वर्ग माइनस 2xy प्लस वाई का वर्ग। तो इसमें भी कितने पद होंगे, इसमें भी आपके 3 पद होंगे। ठीक है, समझ में? तो ऐसी संख्याएं जिनका विस्तार हो सकता है उसका पहले विस्तार करेंगे, उसके बाद ही जो है हम पद का निर्धारण करेंगे। आया समझ में? अब देखिए, जैसे कि अगर 2p प्लस p है। ठीक है, क्या है 2p प्लस p, इसमें बताइए किसमें कितने पद होंगे। आप बोलेंगे इसमें 2 पद होंगे, एक पद ये एक पद ये। तो ये भी आंसर क्या है आपका, गलत है। अब आप बोलेंगे कि इसका तो विस्तार नहीं हो सकता। ठीक है, तब भी सही हो, लेकिन ये आपस में क्या होंगे, 2p और एक p दोनों आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, क्या होंगे, दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 3p। आया समझ में? इसमें कितने पद होंगे, इसमें होंगे केवल एक पद। ठीक, तो इन दोनों को ध्यान में रखना कि जिसका विस्तार हो सकता है उसका विस्तार करेंगे, और जो आपस में जुड़ेंगे उसको आपस में जोड़ेंगे भी। ठीक है, उसके बाद जो आएगा आंसर आपका आंसर होगा। आया समझ में? जैसे कि और देखिए, जैसे कि यहाँ पास संख्याएं दी हुई है। ठीक है, तो इसमें कितने पद होंगे इसे देखिए। तो पहला क्या होगा आपका x का वर्ग। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है x, यहाँ क्या है 3x, दोनों बीच में क्या है धन, तो क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा ये 4x। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है 5 माइनस 9 है, तो 5 माइनस 9 करने पे क्या प्राप्त होगा, -4। ठीक, तो इसे जो है घटा लेंगे। अब जो है इसके पद का निर्धारण होगा। ठीक है, इसमें हम देख करके इसको नहीं बोलेंगे कि इसमें 1 2 3 4 5 पद है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही देख करके नहीं बोलेंगे कि इसमें 5 पद है। अगर ये जो है आपस में कहीं जुड़ सकते हैं, कहीं घट सकते हैं, तो उसे पहले घटाएंगे या जोड़ेंगे, या अगर विस्तार होगा तो उसका पहले विस्तार करेंगे, उसके बाद ही जो है इसके पदों का निर्धारण करेंगे। तो देखिए इसमें कितना पद है, तो इसमें जो है आपका 3 पद है। कितने पद है, 3 पद। आया समझ में? तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था कि पद का निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, और फिर भी नहीं आता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ओके, तो अब जो है हम इस अध्याय के सबसे मेन टॉपिक पे आ गए हैं। जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बहुपद। ठीक है, जो कि इस अध्याय का नाम भी है बहुपद। ठीक है, तो हम जो है बीजीय व्यंजक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं बहुपद, कि बहुपद क्या होती है और इसका विस्तार से जो है हम अध्ययन करेंगे। ओके, अब तक हमने जो भी पढ़ा बीजीय व्यंजक, ये सब क्या थे, ये सब जो है बेसिक था कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, उनके पद क्या होते हैं, ये सब क्या था, ये सब जो है बेसिक चीजें था। अब जो है हम मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद। तो देखिए बहुपद क्या होता है। बहुपद जो है विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक। ठीक है, बहुपद क्या होता है, बहुपद जो है एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को ही जो है हम बहुपद कहते हैं। तो वो विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक क्या है, उसे जो है इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये आपका पहला ही एग्जाम्पल है। ठीक है, उदाहरण नंबर 1। इस लाइन पे जो भी है आपका, ये एक उदाहरण, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 उदाहरण को देखिए, और ये आपका उदाहरण क्रमांक 2 में। ठीक है, इसमें भी आपके पास 4 उदाहरण है। इन चारों उदाहरण को देखिए, ये जो है आपके ऊपर वाले उदाहरण, उदाहरण 1 के, ये सारे जो है आपके बीजीय व्यंजक है, और ये भी आपके बीजीय व्यंजक है। लेकिन ये जो है आपका बहुपद भी है। क्या है, ये जो ऊपर के है आपका उदाहरण नंबर 1, ये आपके बहुपद है, और ये जो नीचे में है उदाहरण नंबर 2, इसमें से कोई भी आपके बहुपद नहीं है। ठीक है, तो देख करके बताइए कि ये जो है बहुपद क्यों है और ये जो है बहुपद क्यों नहीं है। थोड़ा सा सोचिए, तो देख करके बताइए, सोचिए कि ये जो है बहुपद क्यों है, ये बहुपद क्यों नहीं है, इन दोनों में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो थोड़ा देर सोचिए और बताइए। ओके, तो आपने सोच लिया कि ये जो है आपके बहुपद क्यों है और ये बहुपद क्यों नहीं है। आंसर मिला, नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं। देखिए, तो जिस बीजीय व्यंजक में, ये आपका बीजीय व्यंजक है, इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो जिस बीजीय व्यंजक में अक्षर संख्या क्या होती है, समझ में आ रहा है। इसमें जो है अक्षर संख्याओं का उपयोग किया गया है। अक्षर संख्याओं की घातें पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है,
पूर्ण संख्या है। तो देखिए, जिस बीजीय व्यंजक में अक्षर संख्याओं की घातें पूर्ण संख्या है वही बहुपद है। यानी कि जो अक्षर संख्याएं हैं, ठीक, जैसे कि आपका ये x है, इसकी घात में क्या है 2, यहाँ पर इसकी घात में क्या है 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अक्षर संख्याएं हैं, जैसे कि p है, इसके घात में क्या है 1, आपका x है, इसके घात में क्या है 3, यहाँ x के घात में 2, x के घात में 1। तो ये जो अक्षर संख्याएं हैं, इसकी घात अगर पूर्ण संख्या होगी, क्या होगी, इस अक्षर संख्या की घात अगर पूर्ण संख्या होगी तो इस प्रकार के बीजीय व्यंजक को जो है हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 से लेकर के अनंत तक की धनात्मक संख्याएं को, ठीक है, केवल धनात्मक संख्याएं को जो है हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जिस अक्षर संख्या की घात जो है एक पूर्ण संख्या होगी, वह पद जो है, वह व्यंजक जो है आपका बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, तो जिस बीजीय व्यंजक में अक्षर संख्याएं की घातें पूर्ण संख्या है वह जो है बहुपद है। ठीक है, इसे जो है ध्यान में रखना। अब देखिए, जैसे कि ये है आपका x प्लस 1/x। ठीक है, तो देखिए इसके घात में क्या है 1 है, ये तो सही है। लेकिन ये जो x है आपका 1/x, इस 1/x का मान क्या होगा, अगर x को ऊपर लेके जाएंगे तो x की घात -1। ठीक है, तो x की घात में क्या आ गया -1, यानी कि आपका क्या है, आपका ये बहुपद नहीं है, क्योंकि -1 क्या है, आपका पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर के अनंत तक की धनात्मक संख्या ही पूर्ण संख्या होती है, इसलिए क्या होगा, ये आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, y का स्क्वायर, y की घात 1/2। तो यहाँ पास क्या उपयोग हुआ है, y की घात में 1/2। तो 1/2 जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है, आपको पूर्ण होती है या आधा नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका जो है बहुपद नहीं होगा। इसमें देखिए p की घात 3 दिया है, सही है, लेकिन यहाँ p किसमें दिया है आपका, ये 2p, ये जो 2p भी सही है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, p की घात घन दिया है। ठीक है, क्या दिया यहाँ पर, घन मूल में दिया हुआ, यानी कि p की घात क्या होगा 1/3, इसलिए जो है ये आपका बहुपद नहीं होगा। और यहाँ भी x की घात -1 दिया है, तो -1 क्या होता है, आपका पूर्ण संख्या नहीं होता, इसलिए जो है ये भी आपका बहुपद नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिस बीजीय व्यंजक में अक्षर संख्याओं की घात जो है एक पूर्ण संख्या होगी वही जो है बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ बीजीय व्यंजक दी हुई हैं, इन्हें देख करके बताना है कि कौन से बहुपद हैं और कौन से नहीं है। तो बताइए, पहले संख्या क्या बहुपद है, बताइए हाँ या ना। तो पहली संख्या जो है बहुपद है। दूसरी संख्या बहुपद है क्या, तो दूसरी संख्या जो है बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें y की घात पे क्या है -3 है, और -3 जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए जो है ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तीसरा देखिए बहुपद है क्या, तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि p + 1/p, और इस 1/p को जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, p की घात -1, और -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए जो है p + 1/p आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। चौथा देखिए, बताइए बहुपद है, तो चौथा जो है बहुपद है। पांचवा बहुपद है क्या, नहीं है, क्योंकि x की घात में 1/2 है, और 1/2 जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। छठवीं संख्या को देख करके बताइए बहुपद है कि नहीं है, तो छठवीं संख्या जो है बहुपद है, क्योंकि इसमें सभी घातें जो है पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम पहचानेंगे कि कौन सी संख्या बहुपद है और कौन सी संख्या बहुपद नहीं है। ओके, अब जो है हम बहुपद की पद का निर्धारण करेंगे। ठीक है, कि बहुपद में पद कितने होते हैं, उसे जो है कैसे गिन। बीजीय व्यंजक की तरह ही इसमें भी जो है बहुपद में भी जो है पदों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए आपका 3y है, इसमें कितना पद है, तो इसमें जो है केवल एक पद है। कितना पद है, एक पद। ठीक है, जैसे आपके बीजीय व्यंजक में होते हैं वैसे ही सेम है, इसमें कितना पद होंगे, तो इसमें जो है 2 पद होंगे, एक पद आपका x का वर्ग और दूसरा पद आपका 3x। इसमें कितना पद होंगे, इसमें जो है 2 पद होंगे। ठीक है, इसमें भी पद का निर्धारण इस धन चिन्ह से अलग करते हैं, इसमें भी पद का निर्धारण जो है धन से करते हैं या ऋण से करते हैं। ठीक है, अगर धन या ऋण है तो वो जो है एक पद को दूसरे पद से अलग करते हैं। ओके, तो इसमें जो है x का स्क्वायर, ये जो है एक पद हुआ, और 3x जो है ये दूसरा पद हुआ। इसमें धन चिन्ह क्या कर रहा है, दोनों पद को अलग कर रहा है। ओके, उसी प्रकार से इसमें क्या है, m की घात 3
माइनस 2m की घात 2 प्लस 9m प्लस 1। तो इसमें कितने पद होंगे? तो इसमें जो है आपका एक पद, ये आपका m की घात 3, दूसरा पद 2m की घात का वर्ग, तीसरा पद 9m और चौथा पद जो है 1, यानी कि ये जो है आपका 4 पदीय संख्या है। कितना? 4 पदीय बहुपद है। ठीक, ओके, आया समझ में? यहाँ पर जो है माइनस इस m की घात 3 को 2m की घात 2 से जो है अलग कर रहा है। यहाँ पर धन जो है इससे इसको अलग कर रहा है, यहाँ पर धन जो है इसको इससे अलग कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम पद का निर्धारण करते हैं। तो इसमें एक पद है, इसमें 2 पद है और इसमें 4 पद है। ओके, यहाँ पर देखिए क्या है, व्यंजकों को पदों के आधार पर छांटिए। ठीक है, तो हमें देख करके बताना है कि कौन सा एक पदीय व्यंजक है और कौन सा 2 पदीय व्यंजक है, कौन सा 3 पदीय व्यंजक। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम एक पदीय व्यंजक को छांटते हैं। तो बताइए इसमें से कौन कौन सा एक पदीय व्यंजक होगा? तो देखिए इसमें से एक पदीय व्यंजक कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है, ये आपका एक पदीय व्यंजक भी है और साथ में एक बहुलक भी, एक बहुपद भी है। ठीक है, ये क्या है? आपका एक पदीय व्यंजक। और कौन सा एक पदीय व्यंजक है? तो ये जो है आपका एक पदीय व्यंजक है, लेकिन ये जो है आपका बहुलक नहीं, ये जो है आपका बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें p/q है। अगर q को हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? q की घात -1। क्या होगा? q की घात -1 और इसकी घात में क्या हो जाएगा आपका? -1, जो कि -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है ये बहुपद नहीं होगा, लेकिन ये व्यंजक है, ये आपका बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ये जो है आपका एक पदीय बीजीय व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है। ओके, अब देखिए इसमें एक पदीय व्यंजक और नहीं है। अब देखिए 2 पदीय व्यंजक कौन कौन से हैं? इसमें 2 पदीय व्यंजक होगा, तो इसमें जो है 2 पदीय व्यंजक कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है, और साथ में ये जो है आपका बहुपद भी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अक्षर संख्या है क्या है? t है और q है, इसकी घात जो है 1 है, जो कि पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये आपका एक बहुपद भी होगा और ये जो है 2 पदीय संख्या है। ठीक है, 2 पदीय व्यंजक है। इसी प्रकार से देखिए 4x - y, ये भी क्या होगा? आपका 2 पदीय व्यंजक होगा और ये भी क्या होगा? आपका 2 पदीय व्यंजक होगा। साथ में दोनों जो है आपके बहुपद भी होंगे, ये भी बहुपद होगा। ठीक है, अब देखिए 3 पदीय व्यंजक। तो 3 पदीय व्यंजक ये है, इसमें 3 पद है, एक पदीय, एक पदीय, एक पदीय और साथ में ये बहुपद भी है। वैसे ये भी आपका 3 पदीय व्यंजक होगा और साथ में बहुपद भी होगा। ओके, आया समझ में? तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने जो है पढ़ा बीजीय व्यंजक और बहुपद। तो बहुपद क्या होती है? ऐसी संख्या जिनके अक्षर संख्याओं की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, जैसे कि 4x की घात 2, ये क्या है? आपका अक्षर संख्या, इसकी घात जो है एक पूर्ण संख्या हो। इस प्रकार की व्यंजक को जो है बहुपद कहते हैं। ठीक है, और पद का निर्धारण कैसे होता है? तो एक पद से दूसरे पद को अलग धन या माइनस जो है वो करते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो हमने जो है अब तक बीजीय व्यंजक, बहुपद और उसके पद जो है कैसे निकालते हैं वो समझ लिए। ओके, इस वीडियो अब जो है बहुपद की घात क्या होगी, अब जो है हम बहुपद की घात क्या होगी इसे जो है समझेंगे। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ क्या है? 3x की घात 5 माइनस 2x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x की घात क्या क्या है? तो x की घात 5 है, इसमें x की घात 4 है, इसमें x की घात 3 है। तो देखिए जिस भी पद की घात सबसे अधिक होगा उसे जो है हम बहुपद की घात करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है? x की घात 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा घात किसमें है? सबसे बड़ा घात जो है आपका 3x की घात 5 है, यानी कि हम इस बहुपद का घात क्या कहेंगे? हम जो है इस बहुपद के घात 5 को कहेंगे। किसे कहेंगे? तो 5 को कहेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो जिस भी पद की घात सबसे अधिक होगा उसे जो है हम बहुपद की घात कहेंगे। ठीक, आया समझ में? अब यहाँ पर देखिए कि बहुपद की घात कैसे समझते हैं। देखिए यहाँ पास क्या है? आपका x है, यहाँ पास 2y, यहाँ पास 3। ठीक है, तो इसमें बहुपद की घात क्या होंगी? इसमें जो है घात 1 है, इसमें भी घात 1 है, यानी कि इस बहुपद में जो है आपके घातों की संख्या क्या है? तो इस बहुपद में जो है घात की संख्या क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, क्या होगी? इसमें घात की संख्या 1 होगी, यानी कि इस पद में भी एक घात है, इस पद में भी एक घात है। ठीक है, दोनों पद में क्या है? एक एक घात। तो इस प्रकार की बहुपद जिसमें घात की संख्या केवल 1 हो, इस प्रकार के बहुपद को जो है रेखीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है,
जिस बहुपद में घात की संख्या एक हो उसे क्या कहते हैं, उसे जो है रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है समझ में। अब देखिए तीसरा कंडीशन, जैसे कि यहाँ पास है x की घात 2y, ठीक है, यहाँ पास है xy, यहाँ पास है 3। तो देखिए यहाँ पास क्या है, x इंटू वाई दिया है, क्या दिया है, x इंटू वाई। तो इसमें घात की संख्या क्या होगी, तो ध्यान दीजिए x की घात 2 है, y की घात क्या होगा 1, यानी कि इस पद में घात की संख्या क्या होगी, तो इस पद में एक घात आपका, इसमें x में कितना घात है, 2 घात, और y में 1 घात, यानी कि कुल मिलाकर के कितने घात होंगे, इसमें 3 घात होंगे। कितने घात होंगे, तो इसमें जो है कुल मिलाकर के 3 घात होंगे। इसी प्रकार से इसमें देखिए x y में कितना घात होंगे, तो एक घात आपका x में होगा, एक घात आपका y में होगा, यानी कि कुल मिलाकर के कितने घात होंगे, तो कुल मिलाकर के जो है x y में 2 घात होंगे। ठीक है, तो अगर इस प्रकार की कोई अक्षर संख्या है जो गुणा के रूप में है, तो हम जो है दोनों अक्षर संख्याओं की घातों को आपस में जोड़ करके जो है इस घात का निर्धारण करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें कितना है, इसमें जो है 3 घात है, इसमें जो है 2 घात है। तो इस बहुपद में घात की संख्या क्या होगी, तो इस बहुपद में घात की संख्या होगी 3। ठीक है, जिस पद में सबसे अधिक घात होगा उस घात को जो है हम बहुपद की घात कहेंगे। ओके, आया समझ में। तो इसमें जो है आपके घात 4 5 3 है, लेकिन हम बहुपद की घात किसे कहेंगे, तो बहुपद की घात जो है हम 5 को कहेंगे, क्योंकि इस पद में 5 जो है सबसे अधिक है। ठीक है, तो जो घात सबसे अधिक होगा उसे जो है हम बहुपद की घात कहेंगे। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, जब दो अक्षर संख्या आपस में गुणनफल के रूप में हो तो उनकी घात जो है वो आपस में जुड़ जाती है। ओके, ऐसे समझ में, जैसे कि यहाँ पास है x की घात 2y, इसमें घात की संख्या क्या होगी, जिसमें घात की संख्या होगी 3। ठीक है, x y में घात की संख्या क्या होगी 2। ठीक है, और इस बहुपद में घात की संख्या क्या होगी, जिसमें जो है 3 होगी। ठीक है समझ में। इस प्रकार से जो है हम बहुपद की घात का निर्धारण करते हैं। ओके, यहाँ पास कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें हमें बहुपद की घात ज्ञात कर दी है। ओके, तो देखिए 8 में कितना घात है, तो 8 में जो है घात की संख्या कितना है 1। ठीक है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी 1। अब दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें घात क्या होगा, तो देखिए इसमें घात कितना है, तो देखिए x की घात कितना है 1। यहाँ पर देखिए x की घात कितना है, तो x की घात होगा 1, y की घात क्या होगा 1, और z की घात क्या होगा 1, यानी कि ये तीनों जो है इंटू में है। तो कुल मिलाकर के क्या होगा, इसमें घातों की संख्या इसमें जो है 3 होगी। कितना होंगी 3। ठीक है, तो इस बहुपद में घात की संख्या क्या होगी 3, याद रखना। ओके, अब इसे देखिए तीसरा प्रश्न में, इसमें क्या होगी घात की संख्या, तो इस पद में घात की संख्या होगी 2, इस पद में घात की संख्या क्या होगी, इसमें जो आपका 1 घात होगा और इसमें 2 है, तो कितना हो जाएंगे 2 और 1 मिलाकर के 3, इसमें जो है आपका 3 घात होंगी। और इस पद में भी आपकी घात कितना है 3 है, तो इस बहुपद में घात की संख्या क्या होगी, तो इस बहुपद में घात की संख्या क्या होगी 3, क्योंकि 3 जो है सबसे बड़ा घात है। ओके, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम घात का निर्धारण करते हैं। ओके, अब जो है हम अचर बहुपद क्या होती है इसे जो है समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अचर बहुपद क्या होती है। जैसे कि 6 देखिए 6, तो बताइए कि 6 जो है क्या आपका एक बीजीय व्यंजक है और क्या ये बहुपद होगा। तो देखिए बीजीय व्यंजक क्या होती है, जिसमें संख्या के साथ अक्षर संख्या का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो है बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब देखिए 6 क्या है, 6 जो है एक अंक है। ठीक है, लेकिन हम 6 को x की घात 0 भी लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि समझिए x इंटू 6 की घात 0, सॉरी x 6 इंटू x की घात 0। ठीक है, अगर x की घात 0 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा 6 इंटू 1, क्योंकि x की घात 0 का मान क्या होगा, x की घात 0 का मान होगा 1, और इसे हम लिखेंगे 6। ठीक, आया समझ में। तो 6, तो हम जो है 6 इंटू x की घात 0 को क्या लिखते हैं 6। ठीक है, या इसे हम जो है 6 लिख सकते हैं, यानी कि 6 भी क्या है आपका एक बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक। इस 6 में क्या है, ये जो x की घात 0 है ये जो है छिपा हुआ है। ठीक है, x की घात 0 क्या है 6 में छिपा हुआ है, क्यों, क्योंकि x की घात 0 का मान क्या होता है 1। ठीक है, और 6 इंटू 1 का मान जो है आपका 6 ही होगा। ओके, आया समझ में। तो कोई भी संख्या जो है, कोई भी नंबर, ठीक है, जो भी नंबर है ये आपका एक बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि क्या ये एक बहुपद भी है या नहीं है। तो देखिए क्या है यहाँ पर 6x की घात 0, x की घात 0, ये 0 क्या होती है आपका, 0 जो है आपका एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है,
जीरो क्या होती है? यहाँ पे एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, पूर्ण संख्या क्या होती है? एक से लेकर के अनंत तक की पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो x की घात जीरो भी क्या है? आपका एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसलिए 6x की घात जीरो जो है ये भी आपका एक बहुपद होगा। क्या होगा? ये जो है बहुपद होगा। ठीक, तो आपका कोई भी नंबर जो है ये एक बीजीय व्यंजक भी होगा और साथ में जो है ये बहुपद भी होगा। ओके, इतना समझ में आया? अब ध्यान दो, कोई भी संख्या, ठीक है, जैसे कि 7, 8, 9 जो भी संख्या है ये जो है आपका एक बीजीय व्यंजक होगा और साथ में बहुपद भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है, इस प्रकार की जो बीजीय व्यंजक होती है, जो बहुपद होती है, इसे जो है हम अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जो है हम अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो ये जो संख्याएं होती है, ठीक है, ये आपका अचर बहुपद कहलाती है। ठीक है, समझ में? ये संख्याएं जो है आपके बीजीय व्यंजक है और साथ में बहुपद भी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है x की घात 0 से गुणा होता है। ओके, आया समझ में? अब जो है हम बहुपदों का निरूपण कैसे करते हैं इसे समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, निरूपण मतलब क्या? कभी कभी हमें जो है किसी बहुपद को बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्या होती है? कभी कभार जो है हमें कोई बहुपद को बार बार जो है लिखने की जरूरत पड़ती है, तो उसे हम जो है फिर उतना लंबा चौड़ा बहुपद को जो है बार बार लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, तो उसके जगह पे हम जो है एक शॉर्टकट कोड वर्ड जो है यूज करते हैं, वही जो है इसका निरूपण कहलाता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पास जो है 3x की घात 5 माइनस 2x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 9, ये जो है एक बहुपद है। ठीक है, और ये बहुत लंबा बहुपद है। इसे हमें बार बार अगर किसी लाइन पे जो है लिखने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम जो है इसे शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? px से जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जहां भी इस संख्या को, इस बहुपद को लिखना होगा, उस स्थान पर जो है हम px को लिखेंगे। ठीक है समझ में? वैसे ही जैसे कि अगर ये है आपका u की घात 2 प्लस 3u की घात 2, इसे कहीं पर बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ रही है, जिसे हम जो है q u ऐसे लिख सकते हैं। ओके, आया समझ में? अब ध्यान दीजिए, जो इसमें ये x से हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ये p की जगह में आप p q r s t u भी कुछ भी उपयोग कर सकते हो। ओके, लेकिन इस p के स्थान पर आप p q r s t u v w, ठीक है, इन सब का उपयोग कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पास ये जो x का हम लोग उपयोग किए हैं, ये x जो है इसमें जो अक्षरों लिखाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पास जो हम x उपयोग किए हैं, ये जो है इसमें जो ये अक्षर संख्या लिखाया हुआ है, क्या लिखाया है? अक्षर संख्या। इसमें इसको जो है ये डिनोट करता है। ठीक है, इसको जो है ये प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखना, जिस बहुपद में केवल एक ही अक्षर संख्या का उपयोग किया गया हो, उसमें ही जो है हम इस शॉर्ट कोड का उपयोग करेंगे। ठीक है समझ में? इसमें जो है हम इस प्रकार से लिखेंगे px। तो ये जो x है, ये जो x है, ये हमें बताएगा कि इस बहुपद में किस अक्षर संख्या का उपयोग किया गया है। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखिए q u है। ठीक है, तो ये u जो है हमें बताएगा कि इस बहुपद में किस अक्षर संख्या का उपयोग किया गया है। वैसे ही यहाँ पास भी हम इसे tx भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो x है ये बताएगा कि इस बहुपद में हम x अक्षर संख्या का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो x है, यहाँ पास u है, यहाँ पास y है, तो इसे हम y भी लिख सकते हैं। तो ये जो y है, ये जो है दर्शाएगा या बताएगा कि इस बहुपद में हम y अक्षर संख्या का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पास जो हम उपयोग करेंगे अक्षर संख्या का, ये अक्षर संख्या जो है हमें बहुपद में उपयोग हुए अक्षर संख्या को बताएगा। ठीक है, और इस प्रकार से हम इसे शॉर्ट कोड में लिखेंगे। ओके, आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम बहुपदों का निरूपण करेंगे। ठीक, कितना समझ में आया? देखिए, एक घात बहुपद, ठीक है, या देखिए बहुपद क्या होती है? तो देखिए, ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो, ठीक है, उसे हम एक घात बहुपद या रेखीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3 है, इसमें जो ये पद है, ठीक है, इसमें घात की संख्या क्या होगी इस बहुपद में? तो इस बहुपद में घात की संख्या 1 है। ठीक है, वैसे ही इस बहुपद में भी घात की संख्या क्या है? 1 है। ठीक है, क्योंकि जो इसमें अचर अक्षर है, अचर संख्या है, सॉरी, जो इसमें अक्षर संख्या है, इसमें घात की संख्या कितना है? 1 है, इसलिए इसमें एक घात होगी।
वैसे इसमें भी अक्षर संख्या में घात की संख्या क्या है? 1, इसलिए इसमें जो है 1 घात होगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो 1 घात बहुपद होती है इसका तुलना जो है हम ax प्लस b से करते हैं। किससे करते हैं? ax प्लस b से। ठीक है, जहां पर a और b जो है दोनों वास्तविक और नियत संख्याएं होंगी, लेकिन जो अक्षर संख्या है आपका, अक्षर संख्या के साथ जो भी संख्या रहेगा या जो भी अंक रहेगा इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। ठीक, याद रखना, जो भी इस x अक्षर संख्या के साथ जो है, अक्षर संख्या के साथ ये जो आपका a का मान रहेगा, ठीक है, इसका मान कहीं भी 0 नहीं रहेगा। ठीक है, किसमें? रेखीय बहुपद में। ठीक, ध्यान रखना। तो रेखीय बहुपद में क्या होगा आपका? रेखीय बहुपद में जो है, जो ये अक्षर संख्या है ax प्लस b, तो जो x है इसके साथ कभी भी 0 नहीं रहेगा, यानी कि इस a का मान 0 कभी भी नहीं होगा। ओके, तो अगर हम ax प्लस b से जो है 2x प्लस 3 का तुलना करते हैं, ठीक है, ax प्लस b के साथ 2x प्लस 3 का तुलना करते हैं, तो देखिए क्या होगा। तो देखिए ये जो ax है, ठीक है, ये आपका किसके बराबर है? 2x के बराबर है ये, और ये जो b है ये आपका 3 के बराबर है। ठीक है, यानी कि ax प्लस b बराबर क्या है? 2x प्लस 3। ठीक है, इसलिए जो है ये रेखीय समीकरण है। कौन सा? 2x प्लस 3। ठीक है, जो इसी के समान होगा यही जो है आपका रेखीय बहुपद होगा। ठीक है, रेखीय बहुपद को हम इससे प्रदर्शित करते हैं ax प्लस b, यानी कि अगर हम कोई बहुपद को, अगर हम किसी बहुपद को इससे तुलना करते हैं और तो इसी के समान हो, तभी जो है हम उस बहुपद को रेखीय बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसे किसको देखिए, x प्लस 2, तो देखिए ये जो x प्लस 2 है इसमें आपका a क्या होगा? तो इसमें जो है a होगा 1, क्योंकि x से आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। ठीक है, तो हमारा a क्या होगा? a जो है हमारा 1 होगा, फिर x, तो x से हो गया है आपका ये x, ये आपका b क्या हो गया? 2। ठीक है, तो रेखीय बहुपद जो है इसकी तुलना हम ax प्लस b से करते हैं। ओके, इतना समझ में आया? अब देखिए द्विघात बहुपद, या इसे जो है हम वर्ग बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुपद जिसकी घात जो है 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे, और द्विघात बहुपद की तुलना ax का वर्ग प्लस bx प्लस c से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर a, b और c जो है वास्तविक व नियत संख्याएं होंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या होंगे, लेकिन a जो है, a जो सबसे बड़ा घात के साथ है। ठीक है, जो सबसे बड़ा अक्षर संख्या के साथ है, इसकी घात सबसे अधिक है, a का मान 0 कभी भी नहीं होगा। ठीक है समझ में? तो ये जो है आपका वर्ग बहुपद कहलाएंगे। जैसे कि ये देखिए, इसका तुलना हम इससे करते हैं, तो इसमें a क्या होगा? इसमें a जो है आपका 4 होगा, ये 4, x का वर्ग जो है आपका x का वर्ग है। ठीक है, प्लस फिर क्या है? b, तो b क्या होगा? इसमें b जो है इसमें 3 होगा, ये 3, और ये x क्या होगा आपका x। अब देखिए c, तो c का मान क्या है इसमें? तो इसमें c का मान जो है 0 है, तो आपका b का मान भी 0 हो सकता है, c का मान भी 0 हो सकता है, लेकिन ये जो आपका x के साथ है a, इस a का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपके घात है, ये घात कितना है? सबसे बड़ा घात है 2 है। ठीक है, और इसलिए हम जो है इसे द्विघात बहुपद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें घात की संख्या कितना है? 2 है। ठीक है, तो ये जो है आपका पहला पद इसमें का, इसे a का मान 0 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसे जो है हम द्विघात बहुपद कहेंगे। ओके, आया समझ में? तो आपका 4x प्लस 3x से क्या होगा? द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें घात की संख्या क्या है? 2 है। ठीक, इसे हम वर्ग बहुपद भी कहते हैं। ओके, अब जो है हम शून्य बहुपद या गुणांक क्या होते हैं समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गुणांक। तो देखिए, अक्षर संख्या गुणांक क्या होती है? अक्षर संख्या के साथ जिस संख्या का गुणा होता है, ठीक है, उसे जो है हम गुणांक कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, m का स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है? आपका एक अक्षर संख्या है, तो इस अक्षर संख्या के साथ किस संख्या का गुणा है? इसके सामने कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। ओके, तो इस m की घात 2 का गुणांक क्या होगा? तो इस m की घात 2 का गुणांक 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये जो m है, इस m का गुणांक क्या होगा? तो m क्या है? एक अक्षर संख्या है, और इस अक्षर संख्या के साथ किस संख्या का गुणा किया गया है? तो 3 का गुणा किया गया है, सॉरी -3 का गुणा किया गया है। तो इस m का गुणांक क्या होगा? तो इस m का गुणांक होगा -3। आया समझ में? तो ये जो है आपका गुणांक कहलाता है।
तो जिस भी अक्षर संख्या के साथ किसी संख्या का गुणा किया जाता है उस संख्या को जो है गुणांक कहते हैं। आया समझ में? अब समझते हैं शून्य बहुपद। तो देखिए जैसे कि ax का वर्ग प्लस bx प्लस c है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर a आपका b और c तीनों जो है अगर जीरो हो, ठीक है, क्या हो, तीनों जो है अगर जीरो हो तो इस प्रकार के बहुपद को हम शून्य बहुपद कहेंगे, ठीक है। यानी कि जहाँ पास आपका a आना चाहिए वहाँ पास क्या हो, जीरो हो, b के स्थान पर भी जीरो हो और c भी आपका जीरो हो, तो इस प्रकार के बहुपद को हम शून्य बहुपद कहेंगे। चलिए एक मान के देखते हैं। तो क्या होगा आपका जीरो x का वर्ग प्लस जीरो x प्लस जीरो, यानी कि इसका मान क्या आएगा, जीरो। यानी कि जीरो क्या है आपका जो है एक शून्य बहुपद है, ठीक है। अब देखिए इसकी घात क्या होगा। तो इसकी घात को जो है हम परिभाषित नहीं कर सकते, यानी कि जो शून्य बहुपद है आपका, शून्य बहुपद क्या होगा, शून्य बहुपद आपका शून्य ही होगा। और इसकी घात क्या होगी, तो इसकी घात को जो है हम परिभाषित नहीं कर सकते, यानी कि इसकी घात जो है वो अपरिभाषित होगा, ठीक है। आया समझ में? तो इसकी घात क्या होगा, इसकी घात जो है अपरिभाषित होगा। ओके, आया समझ में? तो शून्य क्या है, शून्य जो है आपका शून्य बहुपद है, उसकी घात अपरिभाषित होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा उसे मैं जो है एक शार्ट में जो है आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो है हमने पढ़े अक्षर संख्या। तो अक्षर संख्या क्या होती है, जिस संख्या को हम वर्णमाला के अक्षरों से व्यक्त करते हैं, ठीक है, उसे जो है अक्षर संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका 4x 4a 2x प्लस 3y, ये सब क्या है, अक्षर संख्या। ओके, अब देखिए बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होती है, जिस व्यंजक में अक्षर संख्या का उपयोग किया गया हो उस व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये सब क्या है, आपके बीजीय व्यंजक है, ठीक है। फिर तीसरा जो है हमने पढ़ा बहुपद। तो बहुपद क्या होती है, ऐसा व्यंजक जिसमें अक्षर संख्या की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे जो है हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। और जिसमें अक्षर संख्या की घात पूर्ण संख्या नहीं होगी वह जो है आपका व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा व्यंजकों का पद। तो व्यंजकों की पद क्या होती है, जैसे कि ये है आपका, इसमें एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें कितना पद है, इसमें जो है दो पद है। यानी कि जो धन का चिन्ह है और ऋण का चिन्ह है वो जो है पदों को आपस में अलग करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा हमने पढ़ा बहुपद में पद व घात। तो बहुपद में घात क्या होती है, तो बहुपद की सबसे अधिकतम घात को जो है हम बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। तो बहुपद में जिस पद में घात की संख्या सबसे अधिक होगी उसे जो है हम बहुपद की घात कहेंगे। ओके, फिर तीसरा जो है हम पढ़े गुणांक। तो गुणांक क्या होती है, किसी व्यंजक के जो अक्षर संख्या है उसके साथ जिस संख्या का गुणा होगा उस संख्या को जो है हम गुणांक कहते हैं। जैसे कि 4x है, इसका गुणांक क्या होगा, 4। ओके, फिर पांचवा पढ़ा हमने शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या होती है, जिस बहुपद में, ठीक है, जिस बहुपद में आपका a b और c इसका मान शून्य हो उसे जो है हम शून्य बहुपद कहते हैं। तो शून्य बहुपद में जो है आपका केवल एक ही चीज आएगा, वो क्या है, शून्य, ठीक है। तो शून्य बहुपद जो है केवल शून्य ही होगा। ओके, आया समझ में? तो इस वीडियो में जो है हमने ये सारी चीजों को कवर किया। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय के सारे अध्याय के वीडियोस जो है मिलने वाले हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एक भी वीडियो जो है मिस मत हो। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप जो है हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, अगर आप जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय का कंप्लीट कोर्स चाहते हो बहुत ही कम दाम पर, जिसमें आपको प्रश्नावली के सारे प्रश्नों के हल मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे और साथ ही में आपको जितना भी प्रश्न पूछना है, जितना भी डाउट पूछना है आप हमें पूछ सकते हो। इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके जो है आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ओके, तो DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।